ओके तो लास्ट हम लोगों ने ऑलरेडी इस पूरे चैप्टर के अंदर कुछ चीज़ें कवर अप कर ली हैं। ठीक है, क्या क्या कवर हो गया हमारा? कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव, एडवांटेजेस। आज जो टॉपिक कवर करने वाला है ना, ये टॉपिक आसान भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। रीज़न क्या है? क्योंकि मैक्सिमम टाइम ना इस टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा ही बनेगा। थ्योरी बेस पे इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन बनता है तो ये टॉपिक आएगा ही आएगा, प्लस इसके बाद जो टॉपिक करेंगे वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा ईजी है। ठीक है, करना क्या है, क्या समझना है इस बार? अभी तक हम लोगों ने ना अकाउंटिंग के बारे में अच्छी बातें समझी हैं। ठीक है, ये फ़ायदे होते हैं, फ़ायदे देख लिए, ऑब्जेक्टिव्स देख लिए, क्यों अकाउंटिंग करनी पड़ती है हम लोगों ने वो भी देख लिया। ठीक है, एडवांटेजेस भी देख लिए, क्या कि हमारे क्या क्या फ़ायदे होते हैं। अब बात करने वाले हैं हम लोग किसके बारे में कि एडवांटेजेस के अलावा डिसएडवांटेजेस क्या है। देखो, हर चीज़ के फ़ायदा के साथ साथ नुकसान भी आपको देखने को मिलता है ना। मोबाइल आप चलाते हो, मोबाइल के फ़ायदे तो बहुत सारे हैं, नुकसान भी तो हैं। ठीक है, कि अगर लत लग गई तो भाई साहब ज़िंदगी बर्बाद है फिर तो, है ना, कुछ नहीं हो सकता। तो उसी तरीके से अकाउंटेंसी के बारे में भी बात बोली गई है कि अकाउंटिंग में भी भैया कुछ फ़ायदे हैं मेरे पास, तो कुछ नुकसान भी मुझे देखने को मिलते हैं। जिसमें सबसे पहला जो नुकसान देखने को मिलता है अकाउंटिंग के अंदर, कि अकाउंटिंग में अगर मैंने कोई भी डाटा रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है, तो वो अकाउंटिंग कभी भी पूरी तरीके से ना एग्जैक्ट नहीं हो सकती। मतलब जो उसने बोल दिया वैसे ही दिखाई देगा, बिल्कुल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। देखो क्या बोला गया है, कह रहा है अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। नॉट फुल्ली एग्जैक्ट का मतलब क्या होता है कि कभी भी अकाउंटिंग आपके पूरी तरीके से एग्जैक्ट डाटा को प्रेजेंट नहीं करेगी। अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट मोस्ट ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। बिकॉज अकाउंट्स में जो भी आप डाटा रिकॉर्ड कर रहे हो ना, किसके बेस पे कर रहे हो? एविडेंसेस के बेस पे कर रहे हो कि भैया मेरा जो डाटा है, जो मैंने पैसा खर्च किया है वो इतना खर्च किया है। और एविडेंस क्या है? एविडेंस है वो डॉक्यूमेंट। ठीक है, मैं एक मशीन खरीद के आया, अकाउंट्स में एक ना रूल चलता है हमारे पास, जिसके अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करते हैं बता देता हूँ पहले ही। अकाउंट्स में हमें एक डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ता है। डेप्रिसिएशन चार्ज करने का सिंपल सा तरीका होता है कि जितने का मैंने एसेट्स खरीदा, कॉस्ट ऑफ एसेट्स डिवाइड बाय में उसकी एस्टिमेटेड लाइफ, मतलब अनुमानित जिंदगी कितनी है उसकी, तो ये एस्टिमेटेड लाइफ से इसे हम डिवाइड कर देते हैं। तो अगर मैंने कोई भी एसेट्स परचेज किया, लेट सपोज 1 लाख रुपए का, और हम अनुमान लगा के चल रहे हैं कि उसकी जो लाइफ है वो 5 साल है, तो इस पर डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 20 साल। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि उसके ऊपर घिसावट, मतलब ये आपका जो 1 लाख का खर्चा है ये 5 साल में जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो 20-20 हज़ार करके हम हर साल क्या करते रहते हैं, उस एसेट्स की वैल्यू को कम करते रहते हैं, और 5 साल में अपने आप जीरो हो जाएगी। नाउ अकाउंटेंसी क्या बोलती है, जब हम डाटा रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, तो मैं इसके बेसिस पे रिकॉर्ड करूंगा कि मैंने 1 लाख रुपए खर्च किए, तो 1 लाख रुपए जो खर्च किए वो कैसे पता लगा? बिल के हिसाब से, कि भैया मैं कोई ना कोई परचेज बिल होगा ना मेरे पास, मैंने एक परचेज बिल अराउट किया होगा कि जिस भी वेबसाइट से आपने मंगाया या फिर आप डायरेक्टली दुकान से परचेज करने गए, उसने आपको एक बिल दिया होगा। उस बिल के अंदर एक अमाउंट लिखा रहता है कि आपने इतना अमाउंट पे किया है। ठीक है, और इसी बिल के बेसिस पर, इसी अमाउंट के बेसिस पर हम क्या करते हैं, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग कर लेते हैं कि हाँ भाई हमने 1 लाख रुपए खर्च कर दिए, रिकॉर्ड हो गया, खत्म बात। नाउ अब पॉइंट आता है, ये जो एस्टिमेटेशन है ना, ये वाला डाटा, ये 5 साल जो दिए हैं, ये क्या है? एस्टिमेटेड, अनुमानित जिंदगी है। तो क्या लगता है कि ये एस्टिमेटेड जो है, क्या ये पूरी तरीके से एग्जैक्ट है? क्या पता इसकी लाइफ ज्यादा हो, क्या पता ये 2 साल में खराब हो जाए, होता है ना ऐसा। ठीक है, हर कंपनी बोल के चलती है। जैसे रियल लाइफ का एग्जांपल देता हूं, मेरे फादर के पास ना कंपनी की तरफ से उनको एक लैपटॉप मिला था। ठीक है, आईटी कंपनी में मेरे डैड काम करते हैं, तो उनको ना एक लैपटॉप मिला, और उस लैपटॉप की प्राइस वाइज जो भी आप लगा लो। ठीक है, हर कंपनी में एक रूल चलता है कि जितने का भी लैपटॉप है, उस लैपटॉप को वो 5 साल की एस्टिमेटेड लाइफ बता के चलते हैं कि भैया 5 साल तक ये लैपटॉप आपके नाम पे रहेगा, 5 साल के बाद हमारे हिसाब से, हमारी बुक्स के हिसाब से इसकी वैल्यू जीरो हो चुकी है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस लैपटॉप को, लेट सपोज 50,000 का लैपटॉप था, 5 साल हो चुके, 5 साल होने के बाद कंपनी बोलती है भैया देखो ये जो लैपटॉप है ये हमारे लिए जीरो हो चुका है। ठीक है, हमारे लिए इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो ये आप अपने घर ले जाओ, दिस इज फॉर द पर्सनल यूज। पॉलिसी ऐसी थी कंपनी की कि कंपनी ने क्या बोला, भैया इसकी वैल्यू हमारे लिए जीरो हो चुकी है, जिसको हमने ये दिया है लैपटॉप वो घर ले जाओ, आपको नया दे देंगे 5 साल के बाद। तो 5 साल के बाद उन्होंने तो नया मिल गया, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये लैपटॉप मेरे को पकड़ा दिया। उस टाइम मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा था, तो पर्सनल जो लैपटॉप था वो मैं कहाँ लेके आ गया अपने पास, वो लैपटॉप ये मेरे पास आ चुका है, ऑफिस के अंदर मेरे बिजनेस में आ चुका है।
अब जब वो मेरे बिजनेस में आ गया तो मैंने भी उसे अगले आने वाले 5 साल तक इस्तेमाल किया, मैंने भी इस्तेमाल किया, ठीक है। फिर 5 साल के बाद आई थिंक 2 साल और यूज किया मैंने उसको, क्योंकि उस टाइम पे जब मैंने उसको बेचा था ना तो पापा को दूसरा लैपटॉप और मिल चुका था, जो चेंज हुआ था ना वो वाला तो था ही, उसको चेंज करने के बाद एक और लैपटॉप मिल गया और 2 साल के बाद दूसरा एक और मिल गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ये लैपटॉप था इसकी लाइफ कितनी चली, 12 साल, 12 ईयर्स। और 12 ईयर्स के बाद प्रॉब्लम करने लगा तो मैंने उसे बेच दिया, ठीक है। मैंने इसे सेल आउट किया 12 साल के बाद एट द रेट ऑफ 7,000 रुपीज़, और ये नया लैपटॉप लेके आया था, फ्लिपकार्ट पर सेल कर दिया था, ऑनलाइन एक्सचेंज में निकाल दिया, 7,000 रुपये बिक गया। दैट मीन्स अकाउंट्स के हिसाब से जो डाटा जीरो हो गया था 5 साल के अंदर, वो एसेट्स कितने साल चला, 12 साल चला। तो अकाउंटेंसी इस बात में कभी भी एग्जैक्ट नहीं हो सकती कि भैया जो डाटा बताया जा रहा है वो चीज उतनी ही चलेगी जितना अकाउंटेंसी बोल रही है, ये पॉसिबल नहीं है। ये कहीं से भी अनुमान, क्योंकि अनुमान लगाया जाता है। तो क्या लिखा है, येट सम एस्टिमेट्स आर ऑल्सो मेड फॉर असर्टेनिंग प्रॉफिट्स और लॉस। जैसे डेप्रिसिएशन है, खर्चा होता है, सरकार अलाउ कराती है, सरकार बोलती है भैया आप डेप्रिसिएशन आपको लगाना है, और फॉर डेप्रिसिएशन हम कुछ एस्टिमेशन क्रिएट करते हैं, और ये एस्टिमेशन एसेट्स की जिंदगी के होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में आपको दिया हुआ है, एग्जाम्पल एस्टिमेटिंग द यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट्स, हम एसेट्स की यूजफुल लाइफ निकालते हैं। दूसरा, प्रोवाइडिंग फॉर डाउटफुल डेट्स। डाउटफुल डेट्स का मतलब होता है कि हम ये मान के चलते हैं, कंपनी अकाउंट्स के अंदर एक प्रोविजन हम क्रिएट करते हैं, प्रोविजन का मतलब होता है अनुमान लगाना, है ना, कि नुकसान कितना हो सकता है। डाउटफुल का मतलब क्या होता है कि बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में रिस्क इन्वॉल्व है हमेशा। हर साल ऐसा होगा कि कुछ कस्टमर ऐसे होंगे जो आपसे सामान लेके तो जाएंगे लेकिन पैसा आपको वापस पे नहीं करेंगे, हर साल होता है, ठीक है। मेरे बिजनेस में भी ऐसा होता है हर साल कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनकी पेमेंट लास्ट टू लास्ट एकदम एंड में आते रह जाती है, हर साल का है। तो हम क्या करते हैं, जो भी ये डाउटफुल वाला सिनेरियो है, जिस भी अमाउंट पे आपको डाउट है, ये डाउटफुल वाला जो सीन है मेरे पास, डाउटफुल डेट बोलते हैं इसको, जो कर्जा मैंने दिया ना उस कर्जे पर डेट पे डाउट है मेरे को, तो वो कौन सा है, उसके लिए हम एस्टिमेशंस क्रिएट करते हैं, कितने की, कि टोटल सेल्स का या टोटल कर्जे का 5%, 5% किसका, 5% ऑफ डेटर्स। अभी डेटर्स क्या होती है अगले चैप्टर में समझाऊंगा, अभी के लिए आप मान के चलो कस्टमर, उधार वाले। तो जो उधार वाले कस्टमर है ना, उसका 5% अमाउंट मेरा इस साल मुझे नहीं मिलेगा, ये डाउटफुल है। तो ये भी तो एक तरीके का एस्टिमेशन ही तो है। क्या ऐसा होगा, क्या पता ज्यादा हो जाए, क्या पता कम भी हो जाए, पॉसिबिलिटीज है ना। तो ये अकाउंट्स कभी भी एग्जैक्ट नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। दूसरा एक हो सकता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब क्या होता है, किसका नेट रियलाइजेबल, क्लोजिंग स्टॉक्स का। बिकॉज जो सामान बिका नहीं मेरा, हम उसकी एक वैल्यू निकाल के रखते हैं कि भैया इस एसेट्स का प्राइस फ्यूचर में इतना हो सकता है। अब अगले साल जब ये एसेट्स जाएगा तो उस टाइम पे कितने का बिकेगा कितने का नहीं बिकेगा हमें कैसे पता लगा सकते हो आप। वो तो कस्टमर आएगा बार्गेनिंग करेगा तब जाके पता लगेगा ना इतने का बिका है, ठीक है। तो हम यहाँ भी एस्टिमेशन लगा रहे हैं। तो अकाउंटेंसी देखा गया कि अकाउंटेंसी रिकॉर्ड तो कर रहे हैं, समझ में आ रही है यार अकाउंटेंसी पढ़ा तो हमने इतना सब कुछ है, इतना अच्छा बताया था, अब पता लग रहा है नुकसान भी है, ठीक है। क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट। चलो अगले पॉइंट में देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है मेरा, अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन। अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन मतलब क्या है, मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मैंने लिखा हुआ है सब कुछ, एसेट्स की वैल्यू लिखी हुई है। जैसे मैंने फर्नीचर लिखा हुआ है, फर्नीचर लिखा है कि मेरा जो फर्नीचर है वो 80,000 का है, ठीक है। मेरे पास जो मशीनरी है अवेलेबल, ठीक है, वो मशीनरी अवेलेबल लगा लो 1.5 लाख की है। ये मैंने मेंशन किया हुआ है अपने कहाँ पे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से, ठीक है। मोटर कार, मेरी मोटर कार की वैल्यू मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से, ठीक है, 4 लाख रुपए की है। क्या भरोसा कर सकते हो, क्या ये इंफॉर्मेशन रियलिस्टिक है? रियलिस्टिक का मतलब क्या इतना पैसा एग्जैक्टली मिल जाएगा? क्योंकि मार्केट में जब मैंने इसको हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं बुक वैल्यू। बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में जमीन आसमान का फर्क हो सकता है, ठीक है। एग्जैक्ट इतना होगा जरूरी है नहीं, हो सकता है मार्केट में जब मैं जाऊं तो इस एसेट्स के मुझे 50,000 ही मिले, है ना। अपना ये वाला एसेट्स अगर बेचने जाऊं, मशीनरी बेचने जाऊं तो 1 लाख रुपए ही मिले, हो सकता है ऐसा, ठीक है। जब गाड़ी बेचने जा रहा हूं तो गाड़ी के केवल 3,50,000 ही मिल रहे हैं मुझे, ऐसा पॉसिबिलिटीज है ना। तो अकाउंटिंग जो मुझे ये इंफॉर्मेशन दे रही है, ये वाली बुक वैल्यू वाली, हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से बैलेंस वैल्यू कहाँ लिखी होंगी, ये सारी वैल्यू बैलेंस शीट के अंदर लिखी होंगी सारी की सारी। तो जो भी डाटा मैंने बैलेंस शीट में लिखा हुआ है वो क्या है,
क्या वो पूरी तरीके से एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन है? नहीं, क्योंकि एक छोटा सा ये तो ये क्लियर है। अकाउंट्स में एक प्रिंसिपल और चलता है हमारा, जिसके हिसाब से हम क्या करते हैं, हमने कोई एसेट्स खरीदा, हमने एक एसेट्स को परचेज किया, कॉस्ट ऑफ एसेट्स, कॉस्ट ऑफ एसेट्स परचेज किया। एग्जांपल दे रहा था मैं आपको 1 लाख रुपए का, ठीक है। इस पर मैंने डेप कितना बताया था आपको, डेप्रिसिएशन 10% के हिसाब से, हम लगा लेते हैं डेप 10% का, मतलब हर साल अकाउंटिंग के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, हम उस प्रिंसिपल्स के तहत क्या करते हैं, वैल्यू कम करना पड़ता है कि गिरेगी हर साल। ये एसेट्स की वैल्यू सेम रहने वाली है, हर साल सेम रहती है एसेट्स की वैल्यू, नहीं, वो गिरनी है। तो हमने क्या किया, अकाउंटिंग का एक प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल के बेसिस पर मैंने क्या किया, वैल्यू गिराना शुरू किया। कितना? 10%। तो पहले साल वैल्यू कितनी गिरी? 10,000। कितनी बची? 90,000, ठीक है। अगले साल फिर से गिरेगी वैल्यू, कितनी गिरेगी? सेम वही 10% के हिसाब से। कितना गिरा? सेम 10,000। बचा कितना? 80,000। ऐसे गिरते गिरते चली जाएगी। तो ये जो वैल्यू है मेरी, एक बताओ, ये जो वैल्यू है कौन सी है? आफ्टर सेकेंड ईयर, 2 साल यूज कर लिया ना मैंने, तो जो ये 2 साल यूज करने के बाद वैल्यू बची, हम क्या बोलेंगे, दिस इज बुक वैल्यू। तो ये जो वैल्यू है, क्या ये रियलिस्टिक वैल्यू हो सकती है इस एसेट्स की? पॉसिबल है? क्या इस वैल्यू भरोसा कर सकता हूं मैं कि ये एसेट जो मेरा है ये 2 साल के बाद इतने रुपए का है? नहीं, मार्केट में जाएंगे, बेचेंगे, कस्टमर से बात करें, तब पता लगेगा ना कि एग्जैक्टली है कितने का। तो अकाउंटेंसी में जो वैल्यूज आपके पास निकल के आती हैं वो ड्यू टू सम रूल्स एंड प्रिंसिपल्स निकल के आती हैं, कुछ कन्विक्शंस वगैरह हमने बना रखे हैं, ठीक है, उनको फॉलो करते हैं हम लोग, इसीलिए वैल्यू को हम कम करते हैं या बढ़ाते हैं, उसके बेसिस पर करते हैं। तो क्या लिखा गया, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मे नॉट बी रियलिस्टिक, रियलिस्टिक नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? सिंस अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड फॉलोइंग द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्विक्शंस, ठीक है, कुछ कन्वेंशंस होते हैं, उनके बेसिस पर आप उन्हें बनाते हो और अपनी वैल्यूज को ऊपर नीचे करते हो, जो कहीं से भी अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट नहीं कर सकता। क्लियर? नाउ अगला पॉइंट आता है, अकाउंटिंग इग्नोर करता है। क्या इग्नोर करता है? क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। अभी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स का मतलब क्या होता है? देखो, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स का मतलब होता है, जैसे मान लो मेरे पास, मेरी टीम में 6 लोग हैं, 6 टीम मेंबर हैं मेरे पास, ठीक है। जो 6 टीम मेंबर मेरे पास अवेलेबल है, उस सारे टीम मेंबर्स में क्या मैं जब डाटा रिकॉर्ड करता हूँ तो मैं क्या क्या रिकॉर्ड करता हूँ कि मैंने सबसे पहले किसको पैसे दिए, मैंने अमित सर को कुछ पेमेंट करी होगी, ठीक है, मैंने हरदीप सर को कुछ पेमेंट करी होगी, ठीक है, मैंने कृतिका मैम को कुछ पेमेंट करी होगी, सबको पेमेंट करता हूँ ना मैं निकाल के, मैंने सबको पेमेंट की हुई है, रजनी मैम को कुछ पेमेंट गई है, ठीक है, कुछ पेमेंट हमारी दूसरे टीचर्स को गई है अलग अलग, ठीक है, और मेरा खुद का नाम भी डाल लो चलो इसके अंदर, ठीक है, इंस्टीट्यूट के नाम से पेमेंट जा ही रही है। दूसरी एक मैडम पढ़ा, छोटे बच्चों को पढ़ाने आती है मैडम, वो मैडम है। तो ये हमारी 6 लोगों की टीम है। जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मैं क्या रिकॉर्ड कर रहा हूँ? क्या मैं इनकी क्वालिटीज को रिकॉर्ड कर रहा हूँ? मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ भाई मैंने इनको क्या दिया, मैंने इनको कितने पैसे दिए, बस मैं वो रिकॉर्ड करूंगा, दैट्स इट। इस डाटा को देखने के बाद क्या कोई ये बता सकता है कि किसकी क्वालिटी कितनी बढ़िया है? कोई नहीं बता सकता, ठीक है। यहां पे अगर कोई अकाउंट्स को देख के बोले कि सर मैंने इसको इनको इतनी पेमेंट दी, भाई 22 साल का एक्सपीरियंस सर का मैथ्स को पढ़ाने के लिए, ये सर का एक्सपीरियंस हो गया, ठीक है, इन सर का एक्सपीरियंस 8 साल का लगा लो आप सीधा सीधा, कृतिका मैडम का एक्सपीरियंस 10 साल का है, रजनी मैडम का एक्सपीरियंस अपना 6 से 7 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस 19 साल का एक्सपीरियंस है, सांझ मैडम का एक्सपीरियंस 6 साल का एक्सपीरियंस है। ये डाटा जो है ये वाला, ये इंफॉर्मेशन क्या दिखाती है? क्वालिटी। और अकाउंटेंसी इसे रिकॉर्ड करता ही नहीं है, ये इंफॉर्मेशन है ही नहीं अकाउंट्स के अंदर। दिस शोज अ क्वालिटी, और अकाउंटेंसी इसे पूरी तरीके से क्या करता है? इग्नोर करता है, कहीं से पता नहीं लगेगा कि किसकी क्वालिटी क्या है, ठीक है। तो अकाउंटेंसी क्या कर रहा है? क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को पूरी तरीके से इग्नोर मार देता है। भैया हमें इससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है किस बात से? पैसा, पैसा कितना जा रहा है, खत्म बात, दैट्स इट, हमें उससे पता लग जाता है। तो अकाउंटिंग इन कन्फाइंस टू मॉनिटरी मैटर्स ओनली। अकाउंटिंग में आपको क्या दिखेगा? केवल पैसा, मॉनिटरी मैटर्स दिखाई देंगे और कुछ नहीं। देयरफॉर क्वालिटेटिव एलिमेंट्स लाइक स्किल कैसा है हमारे मैनेजमेंट का, ठीक है, एंड स्टाफ्स का, इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप्स हमारे किस तरीके के हैं, नहीं मिलेगा, ठीक है, पब्लिक रिलेशंस किस तरीके के हैं, नहीं मिलेगा हमें, ठीक है। ये सारी चीजें जो हैं अकाउंटिंग में क्या हो रही है? हमेशा इग्नोर। भैया हम इनके बारे में बात ही नहीं करते, अकाउंटिंग इस बारे में देख ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है।
हम केवल पैसों की बात करेंगे। अकाउंटिंग क्या बोलेगा, मेरे से अगर पूछना है ये पूछो पैसा कितना है, ये सब बातें मेरे समझ में नहीं आती। अकाउंटिंग बोलता है भैया ये मेरे आउट ऑफ सिलेबस वाली बात है, हम बात ही नहीं करते, हमें पता ही नहीं इनके बारे में। तो अकाउंटिंग का ड्रॉबैक एक तरीके का। क्लियर? चलो लास्ट आपके पास देखते हैं एक बार क्या क्या बचा हुआ है, सेकंड लास्ट बचा हुआ है एक तरीके से। देखो अकाउंटिंग क्या करता है, इग्नोर करता है इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। प्राइस लेवल चेंजेस को पूरी तरीके से इग्नोर मार देता है। भाई किसी भी एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है, घट रही है, मार्केट स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ऊपर नीचे हो रही है, हमें फर्क नहीं पड़ता। हम अपने प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे, जैसा करते आए हैं, जैसा प्रिंसिपल्स लगा रखा है वैसा ही फॉलो करेंगे, दैट्स इट। हमें नहीं फर्क पड़ता वैल्यू 2 साल में डबल हो गई, 5 साल में डबल हो गई, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अकाउंटिंग क्या करता है, अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब क्या, जो पास्ट में दिया गया था। जैसे एग्जांपल में अभी बताता हूं, इसके अंदर एग्जांपल क्या था हमारा, देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये दिखाया था ये वाला डाटा। यहां पर हम जब डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, जैसे मैंने यहां पे अगर मैं एक और बार डेप्रिसिएशन लगाऊं, यहां पे मैं कितनी बार भी डेप्रिसिएशन लगा लूं, मैं कौन सी वैल्यू यूज कर रहा हूं, ये वैल्यू कितनी बचती है 70। फिर उसके बाद दोबारा से डैप लगेगा 10% के हिसाब से, कितना डैप लगने वाला दोबारा से 10,000 का, वैल्यू कितनी बचती है 60,000। तो देखो डेप्रिसिएशन जो लग रहा है ना, ये वाला डेप्रिसिएशन हर बार किस पे लग रहा है, ये डेप्रिसिएशन हर बार एक ही वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जा रहा है, विच इज ये इस पे लगाया, ये भी इस पे लगाया, ये भी इस पे लगाया और ये भी इस पे लगाया। ये क्या हो गई मेरे लिए, दिस इज कॉल्ड हिस्टोरिकल कॉस्ट। मैं हर बार इसी को फॉलो कर रहा हूं। 4 साल के बाद भी सेम वैल्यू होगी क्या ऐसी एसेट्स की, नहीं होगी, ठीक है, वो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, एक और एग्जांपल लो इसका। मैंने एक प्रॉपर्टी परचेज की, कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर दी मार्केट में लैंड के नाम से, मतलब मैंने मान लो 40 लाख रुपए की लैंड परचेज कर ली। अब लैंड की जो वैल्यू होती है ना, वो डिक्रीज नहीं करती, वो हमेशा करती है इंक्रीज कर, बढ़ती है। तो अकाउंटिंग के हिसाब से हमने क्या किया, इसमें एप्रिसिएशन लगाना शुरू किया। डेप्रिसिएशन का बिल्कुल उल्टा होता है एप्रिसिएशन। अब हमने क्या किया, अकाउंटिंग का रूल फॉलो किया और उसमें बोला कि हर साल हम 10% के हिसाब से वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो 10% के हिसाब से अगर वैल्यू इंक्रीज कर रहे हो तो एक साल में वैल्यू कितनी बढ़ी 4 लाख, तो कितनी हो गई 44 लाख रुपए की। फिर अगले साल दोबारा से क्या होगा, वैल्यू को अप्रिशिएट करेंगे 10%, दोबारा से कितना 10% के हिसाब से 4 लाख, वैल्यू कितनी हो गई 48 लाख। ठीक है, बट क्या साल में इतना ही अप्रिशिएशन, ये 40 लाख के 2 साल बाद इतनी ही हुई होगी? प्राइस लेवल चेंजेस इग्नोर हो रहे हैं ना यहाँ पे, क्योंकि हम तो बार बार इसी को फॉलो कर रहे हैं। दिस इज माई हिस्टोरिकल कॉस्ट, कि मैंने इतने में परचेज किया था, मैं बस इसी को फॉलो करूंगा, मुझे कोई मतलब नहीं है मार्केट में क्या रेट चल रहा है। हो सकता है 2 साल के अंदर मार्केट में इस प्रॉपर्टी के रेट डबल हो गया हो एकदम से, हो सकता है ना, पॉसिबिलिटीज आ रही, या फिर डबल ना हुआ, चलो ठीक है 1.5 बढ़ गया होगा, ठीक है 50% इंक्रीज आ गया होगा, लेकिन हमें उस बात से कोई मतलब नहीं है। अकाउंटेंसी इस बात को नहीं देखता। अकाउंटेंसी बोलता है भैया हमसे उलझो मत, हमारे खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, हम उन्हें ही फॉलो करेंगे, हमें करंट मार्केट प्राइस से कोई मतलब नहीं है। हम हमेशा अपना जो डाटा यूज करेंगे वो हिस्टोरिकल डाटा यूज करेंगे बस। तो क्या क्या बोला इसने, मनी एज अ मेजरमेंट यूनिट। मनी एक मेजरमेंट यूनिट है, चेंजेस इन वैल्यू फ्रिक्वेंटली, वैल्यू हमेशा बदलती रहती है पैसे की। ठीक है, दैट इज इट डज नॉट रिमेन स्टेबल, पैसे की वैल्यू कभी भी सेम नहीं रहेगी। लेकिन अकाउंटिंग क्या मान के चलता है, अकाउंटिंग प्रिज्यूम्स दैट द वैल्यू ऑफ मनी रिमेन स्टेबल। अकाउंटिंग बोलता है भैया वैल्यू ऑफ मनी जो ये 40 लाख का आज है, ये 10 साल के बाद भी हमारे 40 लाख का ही रहेगा, भले वैल्यू इंक्रीज ऊपर नीचे होते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इसे ही फॉलो करने वाले हैं। क्लियर? तो अकाउंटिंग में ये सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं। नाउ एक और एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल, जिसे बोलते हैं हम लोग विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब पता है? विंडो ड्रेसिंग क्या होता है? विंडो ड्रेसिंग इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे किसी की जिंदगी देखोगे ना आप, सब विंडो ड्रेसिंग में घूम रही है, सब दिखा रहे हैं हम बड़े खुश हैं, सब बड़े हैप्पी पोस्ट करते रहते हैं, हैप्पी फैमिलीज, ये वो फलाना ढिमकाना है ना। जैसे ही मदर्स डे आता है पोस्ट शुरू होता है हैप्पी मदर्स डे। मदर्स डे जाने के बाद भले ही मम्मी का कोई पूछ ही नहीं रहा, वो क्या हो रहा है,
विंडो ड्रेसिंग देखने में मिला, पता लग रहा है भाई साहब ऊपर ऊपर से देख के बंदे की जिंदगी में बड़ी खुशियां हैं, रात को भले रजाई मुंह डाल के रो रहा है बंदा, ठीक है, वो विंडो ड्रेसिंग का पार्टी तो है। तो अकाउंटिंग भी इस चीज को फॉलो कर सकता है, ऊपर ऊपर से अकाउंट्स का इस्तेमाल करके आप अपने बिजनेस को अच्छा दिखा सकते हो, ये पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, ठीक है, अकाउंट्स के अंदर, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटीज कब बनती है, जब आप, क्योंकि आपको किसी बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना है, तो क्या करोगे आप, जैसे मुझे मान लो मैं आज के टाइम पे 1 करोड़ लेके बैठा हूं और मुझे वो पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करना है, तो इन्वेस्ट करने के लिए ऑप्शंस क्या हैं, काफी बड़ी बड़ी कंपनीज अवेलेबल, रिलायंस है, अडानी है, टाटा है, सारी कंपनीज हैं। मैं बोलता हूं भाई मुझे अडानी का फ्यूचर अच्छा लग रहा है, काम करो अडानी को स्टडी करते हैं। अडानी को मैं स्टडी कैसे करूंगा, उसके एसेट्स को चेक करूंगा कि भैया चेक करते हैं उसके पास कितने एसेट्स हैं और कितनी लायबिलिटीज हैं, कैसे पता लगेगा, ऑनलाइन जाके इन्फॉर्मेशन मैं देख लूंगा एक बार कि ऑनलाइन जाके मैं उसकी बैलेंस शीट चेक करूंगा कि भैया उसकी बैलेंस शीट में क्या लिखा हुआ है, मेरे पास यही एक ऑप्शन अवेलेबल है ना। या फिर मैं अडानी के एक्चुअल में कितने एसेट्स है दुनिया भर में जाके हर कंपनी में जाके घूमता फिरूं, ये पॉसिबल है नहीं। और कितनी गारंटी है कि जो बैलेंस शीट में लिखा हुआ है वो सच है, क्या पता झूठ लिखा हो, क्या पता ऊपर अंदर यहां दिखा दिया हो भाई यहाँ पे 400 करोड़ के एसेट्स पड़े हुए हैं, लायबिलिटी के नाम पे भैया केवल 100 करोड़ की लायबिलिटी है, तो 300 करोड़ के अवेलेबल है, ठीक है, 300 करोड़ के एसेट्स अवेलेबल है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है, ग्राउंड रियलिटी ये है कि इस एसेट्स में हो सकता है केवल और केवल एसेट्स जो है आपके पास केवल और केवल लगा लो भाई 200 करोड़ गई हूं, ठीक है, 200 करोड़ के एसेट्स अवेलेबल, ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना, ठीक है। तो अकाउंटेंसी इस चीज को करती है, होता है बहुत सारी जगह, ठीक है। बीच में केस आया था, माय फादर वाज वन ऑफ देम, मतलब ठीक है, उस टाइम पे उस कंपनी के अंदर मेरे पापा वर्किंग थे, इसीलिए पता है। 2008 में एक क्राइसिस आया था, 2008 में, ठीक है, सत्यम कंप्यूटर्स के नाम से, सत्यम कंप्यूटर्स, माय फादर वाज वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब तो ये बंद हो गई है, अब ये बंद होके महिंद्रा सत्यम हो गई है, ठीक है। 2008 में एक स्कैम किया था इन कंपनीज ने, इस कंपनी ने ना ऊपर से दिखाया बहुत सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन जब एक्चुअली में जाके कंपनी अकाउंट्स को छाना गया तब पता लगा कि कंपनी में बहुत अंदर झोलझाल है, जो दिखाया गया है वो सच नहीं है, वो तो कुछ और ही बात है। ये ऊपर से दिखाया गया कंपनी बहुत प्रॉफिटेबल है, कंपनी ने बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन अंदर जाके पता लगा भाई कंपनी ने तो फ्रॉड किया हुआ है, कंपनी ने तो नुकसान कर रखा है बहुत सारा, वो दिखाई नहीं रखा अकाउंट्स के अंदर, अवेलेबल ही नहीं है। तो क्या हुआ था, ये कंपनी पूरी की पूरी खत्म हो गई थी, पूरी कंपनी खत्म होने के बाद इस कंपनी को बेच दिया गया, तो परचेज किसने किया, महिंद्रा ने परचेज किया, और इस कंपनी का नाम उसी दिन से क्या हो गया था, महिंद्रा सत्यम। बिकॉज इतनी बड़ी कंपनी थी, बंद करना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि बंद करने का मतलब क्या, इस कंपनी में जितने भी इंप्लॉयज काम कर रहे हैं सबकी जॉब खत्म, ठीक है। 6 महीने तक तो मेरे पापा को इस कंपनी ने बैठा के सैलरी दी थी, ठीक है, हाफ सैलरी जो भी थी, हाफ सैलरी दी थी कि भैया हमारे पास काम, जब कंपनी पे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, केस चल रहा है, ठीक है, तो उस टाइम पे इस कंपनी ने अपने सारे इंप्लॉयज को बिठा के, काम ही नहीं करने के लिए किसी के इंप्लॉयज के पास, तो बिठा के सैलरी दी थी, तो कि भैया आप बैठो, हम आपको सैलरी निकाल के देंगे, निकालेंगे नहीं क्योंकि भाई इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, सरकार ने भी सपोर्ट किया थोड़ा सा, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटीज अकाउंटिंग कर सकता है, विंडो ड्रेसिंग अकाउंटिंग में पॉसिबल है, क्लियर। तो देखो क्या लिखा है, विंडो ड्रेसिंग का मतलब समझो क्या लिखा हुआ इसमें। द टर्म विंडो ड्रेसिंग मीन्स, क्या मतलब है, मैनिपुलेशन, मिस रिप्रेजेंटेशन, समझ में आ रहा है, कनेक्ट कर पा रहे हो। मैनिपुलेशन मतलब भ्रमित करना, मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब जो डाटा दिखाया गया वो गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया है, कंपनी में दिखाई कुछ और दे रहा है, हो कुछ और रहा है, ठीक है। इज पॉसिबल इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। ये सारी बातें विंडो ड्रेसिंग के अंदर आती हैं, सारी की सारी अकाउंट्स में पॉसिबिलिटी बन सकती है, होता है ऐसा, क्लियर है। तो ये आपकी क्या है, डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। डन, चलें आगे, चलो। अब देखो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की इतनी सारी बातें हुई हैं, तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एग्जैक्टली होता क्या है। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में क्या बोला गया है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एक ऐसे अकाउंटिंग डाटा को कहा गया है जहां पर क्या होता है, विच आर प्रेजेंटेड इन सच अ मैनर दैट दे आर अंडरस्टैंडेबल टू वेरियस अकाउंटिंग यूजर्स, ठीक है। जो अंडरस्टैंडेबल हो किसके लिए, वेरियस अकाउंटिंग यूजर, यही जो पढ़ने जा रहा है उसको समझ में तो है एटलीस्ट, ठीक है। आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो तो आपके सामने जो मेन्यू आता है खाने का, किस फॉर्मेट में आता है, समझ पाते हो ना।
अगर वही डाटा, वही इंफॉर्मेशन आपके सामने आ जाए किसी ऐसी लैंग्वेज के अंदर जो आपको समझ में ही नहीं आ रही है, तो क्या करोगे? फिर वो आपके किसी काम की नहीं है। ठीक है, तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का मतलब सही है, वही है कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में आपको कुछ नहीं, आपको कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नया नहीं मिलेगा, आपको अकाउंटिंग का डाटा ही मिलेगा उसके अंदर। अकाउंटिंग डाटा में आता क्या क्या है? अकाउंटिंग डाटा में आपको मिलेंगी केवल 5 चीजें। 5 चीजें कौन कौन सी हैं? कितना पैसा लगाया गया, बिजनेसमैन का कितना पैसा लगा हुआ बिजनेस के अंदर, ठीक है, बिजनेसमैन ने कितने पैसे कमा रखे हैं इनकम के फॉर्मेट में, कितना बिजनेस में खर्चा हो रखा है, कंपनी के पास कितने एसेट्स अवेलेबल है और कंपनी के पास कितनी लायबिलिटीज अवेलेबल। दीज आर द 5 थिंग्स जो अकाउंटिंग डाटा के अंदर आपको मिलेंगी, बस और कुछ नहीं मिलता। क्लियर? तो इसी डाटा में जो मिलेगा ना आपको, ये कैसे मिलेगा? ये प्रेजेंट किया जाता है किस मैनर में? ताकि अंडरस्टैंड किया जा सके। किसके द्वारा? अकाउंटिंग के जितने भी यूजर्स हैं। ठीक है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब अकाउंटिंग की जो इंफॉर्मेशन है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के फॉर्म में होती है और फाइनेंशियल रिपोर्ट्स की फॉर्म में होते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का यहाँ पे मतलब होता है मेरा सिंपल सा प्रॉफिट, इनकम स्टेटमेंट का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है भाई, बिजनेस में हमने कितना कमाया, प्रॉफिट कमाया या लॉस कमाया हमने, वो सारी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ मिलती है। ठीक है, P&L अकाउंट मिलेगा आपको, इसके अंदर बैलेंस शीट आपको देखने को मिलेंगी, कुछ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स वगैरह होती है हमारे पास, ठीक है, जिसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको देखने को मिल जाता है। ये सारी कुछ इन्फॉर्मेशन होती हैं जिन्हें हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कहा जाता है। क्लियर? नाउ ये क्यों बताया मैंने? अगला टॉपिक इसी से कनेक्टेड है। क्या है? कह रहा है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है कि जब कभी भी आप अकाउंटिंग की बात कर रहे हो तो अकाउंटिंग की जो इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, ये टॉपिक आप ये लगा लो भाई, ये हाईलाइट कर लेना, इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है कि भैया इससे क्वेश्चन एग्जाम में बनता ही बनता है, पिछले वाले से ही बनता है, इससे ही बनता है, 110% बनेगा ही बनेगा। एमसीक्यू में या डायरेक्टली आया था, ये राइट द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अभी तक हमने क्या सीखा था? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, हमने सीखा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, ये सीखा है अभी तक हमने, ये हमने पढ़ लिया ऑलरेडी। बट अगर इसके आगे क्वेश्चन क्या बोले, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी? अकाउंटिंग की नहीं पूछा उसने पूछा जो इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है ना, इंफॉर्मेशन मतलब जो डाटा आपके सामने परोसा जा रहा है, उसमें किस तरीके की क्वालिटीज होनी चाहिए। क्वालिटी नंबर 1, ऐसी क्वालिटी जिस पर आप क्या कर सको, भरोसा कर सको, जो रिलायबल हो। रिलायबल का मतलब क्या होता है? मैं आपको कोई जितनी भी चीजें पढ़ा रहा हूं, क्या ये सारी इंफॉर्मेशन रिलायबल है आपके लिए? कैसे पता लगेगा? ठीक है, मैंने बोला कि भैया कोई टीचर है आपको बोल रहा है भाई 2 + 2 4 होता है, क्या ये इंफॉर्मेशन रिलायबल है? क्या आप इसे भरोसा कर सकते हो? यस। क्यों कर सकते हो? बिकॉज इसको आप वेरीफाई कर सकते हो कहीं से भी, किसी से ही पूछोगे यही बताएगा। लेकिन कोई इंसान पहली बार अगर पढ़ रहा है तो उसको ये भरोसा तो होना चाहिए ना कि भैया जो सामने वाला इंसान पढ़ा रहा है वो रिलायबल इन्फॉर्मेशन है या नहीं है। मैं अगर आपको कोई ऐसी चीज़ पढ़ा दूँ जिसके ऊपर आपको भरोसा ही नहीं और आपने जाके चेक किया, वेरीफाई किया, तो वो कुछ और ही बता रही है, तो भरोसा होगा? फिर नहीं है, फिर बोलेगा भैया नहीं, जो पढ़ाया गया वो गलत पढ़ाया गया। इसका मतलब क्यों? वेरीफाई जब हमने किया वो कुछ और निकल के आता है, वो गलत है। ठीक है, तो जो इंफॉर्मेशन आपको मिले वो सारी ऐसी होनी चाहिए जिसको वेरीफाई किया जा सके। और अगर कोई इंफॉर्मेशन वेरीफाई नहीं हो रही है, दैट मीन्स कुछ झोल झाल है भाई, निकल लो। ठीक है, तो कंपनीज में जो भी आप डाटा पढ़ रहे हो, जो भी डाटा आपको दिखाया जा रहा है, आप उसको पढ़ो और जाके वेरीफाई करो। अगर आपके कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एसेट्स के डाटा में लिखा हुआ है कि भैया हमारे पास 400 करोड़ के एसेट्स हैं, दिखाओ, वेरीफाई करवाओ। क्या वेरीफाई करवा सकते हो? इफ यस तो ठीक है, दैट इंफॉर्मेशन इज रिलायबल, हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। तो ये क्वालिटी होनी चाहिए, भरोसे वाली इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? नेक्स्ट इंफॉर्मेशन का मतलब होता है रेलेवेंस। रेलेवेंस का सिंपल सा मतलब होता है कि भैया मैंने जो इंफॉर्मेशन मांगी है वही इंफॉर्मेशन मेरे को मिलनी चाहिए। ठीक है, आप किसी शॉप में गए सामान परचेज करने के लिए, आपने बोला भाई जीन्स दिखा दो, वो कुर्ता लेके आ गया, क्या वो चाहिए आपको? नहीं चाहिए। और मेरे ने ये नहीं चाहिए भाई, जीन्स चाहिए। वो कह रहा अरे मैडम सॉरी, वो दोबारा गया, फिर साड़ी लेके आ गया। कह रहा भाई दिमाग से पैदल नहीं समझ में आ रही, मुझे जो चाहिए वो दिखा भाई। दैट मीन्स जो इंफॉर्मेशन सामने वाले को चाहिए वही इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तब जाके मेरे काम की है वो। मैं मांग कुछ रहा हूं, दिखाया कुछ और जा रहा है, किसी काम का नहीं है मेरे लिए। ठीक है, दैट मीन्स रेलेवेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट फुलफिल
द लीगल रिक्वायरमेंट्स किसकी, एंड शुड ऑल्सो डिस्क्लोज द आइटम्स विच आर मटेरियल, मटेरियल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। भाई मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो इंफॉर्मेशन मेरे सामने होनी चाहिए, ठीक है। किसी ने शार्क टैंक देखा है? शार्क टैंक तो देखा सबने, शार्क टैंक नहीं देखा? अश्नीर ग्रोवल वाला वो आके रील वगैरह तो उसको देखी होंगी, आके अपना प्रोडक्ट दिखाते हैं, शॉर्ट्स में देखा है ना। वो मोटा मतलब उस शो का थीम पता है ना कि एग्जैक्टली होता क्या है वहाँ पे। वो क्या करते हैं भाई, मैं वहाँ पे गया, मैं वहाँ पे बोला भाई मेरा खुद का इंस्टीट्यूट है, मुझे फंडिंग चाहिए, फंडिंग लेने जाते हैं, सिंपल सी बात है, बिजनेस को ग्रो करने के लिए। दे ऑल आर द एंजल इन्वेस्टर्स। एंजल इन्वेस्टर्स का मतलब होता है वो लोग जो ग्रोइंग बिजनेस में पैसा लगाते हैं, ठीक है। लेकिन कोई भी इंसान पैसा कब लगाएगा? जब उसे आपके बिजनेस से भरोसा होगा। तो जब वो प्रोडक्ट बताते हैं ना कि भाई मेरा प्रोडक्ट ये है, मेरा प्रोडक्ट ये है, मेरा प्रोडक्ट इतने जगह फैला हुआ है, तो सामने से क्वेश्चंस रेज करना शुरू करते हैं। वो लोग पूछते हैं अच्छा ठीक है अब बताओ हमें 3-4 चीज़ें बताओ कि आपका प्रोडक्ट कितना पुराना है, ठीक है, कितना एरिया कवर करता है, ठीक है, आपके बिजनेस का खर्चा कितना आता है, कॉस्ट कितना आता है, आपने पिछले सालों में सेल्स कैसी करी है, आपने उसका प्रॉफिट कितना आ रहा है, ठीक है। ये सारी बातें पूछते हैं ना वो। अगर वो ये पूछ रहे हैं दैट मीन्स ये इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। तो अगर आप सामने से बात कर रहे हो तो ये सारी इंफॉर्मेशन कब होंगी? जब आप सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करोगे। जाहिर सी बात है अकाउंटिंग करते टाइम ये सब तो होना चाहिए आपकी इंफॉर्मेशन के अंदर। तो ये होता है लीगल रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करना, प्लस जो सामने वाला मांग रहा है उसको वो डिस्क्लोज करना, बताना उसको कि भाई देखो हमारे बिजनेस में 100 रुपए का खर्चा आता है, ठीक है, और हम उसे बेचते हैं कितने का, 150 रुपए का। तो बीच में क्या बचा मेरे पास, 50 रुपए का प्रॉफिट बचा एक आइटम के ऊपर, ठीक है। और पूरे साल में एक दिन में लगा लो, एक दिन में हम 5000 का माल बेचते हैं, इसमें 50,000 की दिन की सेल है मेरी, पूरे साल के आप 360 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये आ जाएगा 18 लाख रुपए की आपकी सेल निकल के आती है पूरे दिन की। 1,80,00,000 की, ठीक है, 18 लाख की सेल निकल के आती है एक तरीके से देखो, दिन की सेल है आपकी, तो पूरे साल में मल्टीपल जो भी अमाउंट आएगा, ठीक है, ये आपके पास क्या बचेगा, सेल्स का आइटम निकल के आता है मेरा, ठीक है। 1,80,00,000 के आसपास की वैल्यूएशन आएगी, ठीक है, ये मेरी वैल्यूएशन आ रही है। तो 1,80,00,000 की वैल्यूएशन निकल के आ रही है। ये सब कैलकुलेशन वो खुद ही कर लेते हैं बैठ के। क्लियर हो रहा है? तो रेलेवेंस का मतलब क्लियर है कि भैया सामने वाले इंसान को जो आप डाटा दे रहे हो वो उसके लिए रेलेवेंट होना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट होना चाहिए। इमैटेरियल का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट, कि भैया मेरे लिए वो डाटा इंपॉर्टेंट होना चाहिए जो मुझे बताया जा रहा है इंफॉर्मेशन के अंदर, तब जाके मेरे लिए वो काम का है। नेक्स्ट, अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब ये तो नाम से समझ में आ रहा है कि जो मुझे मटेरियल दिया जा रहा है वो मेरे लिए क्या होना चाहिए, इजीली अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, मैं उसे इजीली समझ सकूं, उसे इंटरप्रिटेट कर सकूं, ठीक है, अपने लेवल पे, विदाउट एनी एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी मतलब उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, कोई मिसरिप्रेजेंटेशन ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम वगैरह देखने को मुझे ना मिले, ऐसा कुछ। कंफ्यूजन बोल सकते हो आप इसे, विदाउट एनी कंफ्यूजन, ठीक है। नाउ टू ऑल द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, जितने भी यूजर हमारे पास अवेलेबल है उन सभी को समझ में आनी चाहिए वो इन्फॉर्मेशन, उसे बोलते हैं अंडरस्टैंडेबिलिटी। जो भी यहाँ पढ़ा रहा हूँ सब समझ में आ रहा है, रीजन बिकॉज यू नो द लैंग्वेज। इंग्लिश समझ में आती है, हिंदी में बात कर रहा हूँ, हिंदी समझ में आती है। अब मैं एकदम से कन्नड़ में बात करना शुरू कर दूँ, कोई और दूसरी लैंग्वेज में बात करना, तमिल में बात करना शुरू कर, समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा, बिकॉज वो इन्फॉर्मेशन आपके किसी काम की नहीं है जो मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, ठीक है। क्लियर? चलो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है कंपैरेबल। कंपैरेबल मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है मैं उसको कंपेयर कर सकूं। किससे कंपेयर कर सकूं? किसी दूसरी कंपनी के साथ, बिकॉज पैसा मेरा है, मैं इन्वेस्ट करूंगा। भाई मैं इन्वेस्ट जब करूंगा तो मैं कंपैरिजन भी तो करूंगा ना कि भैया आपका डाटा दूसरी कंपनी के डाटा से अच्छा है या बुरा है, पता होना चाहिए ताकि मैं डिसीजन ले सकूं कि मुझे करना क्या है। तो आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो कंपैरिजन करना है उसके अंदर तो ठीक है, नहीं है तो मत दिखाओ भाई, हमारे किसी काम का वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। सो दैट बोथ इंटर फर्म एज वेल एज इंट्रा फर्म, ठीक है, हमारी फर्म या फिर किसी दूसरी फर्म के साथ मैं उसे कंपेयर कर सकूं, ये बेनिफिट मुझे मिलना चाहिए, ठीक है। कंपैरिजन पॉसिबल हो, आर पॉसिबल टू एसेस द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस, जिससे मैं क्या कंफर्म कर सकूं कि बिजनेस का प्रोग्रेस कैसा है। बिजनेस का ग्रोइंग बिजनेस है तो अच्छी बात है, हम चाहते हैं भाई ग्रोइंग बिजनेस से पैसा इन्वेस्ट किया जाए ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूचर प्रॉफिट देखने को मिले। तो कंपैरिजन पॉसिबल होगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, अदरवाइज वो किसी काम का इन्फॉर्मेशन मेरे लिए है नहीं। क्लियर? इन्फॉर्मेशन क्लियर है सारी। अभी इनकी आप नोट्स मेंटेन कर लो, ठीक है, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे।